देखिए बेसिकली तो मैं उस समय चाहती थी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मुझे लेक्चरर की जॉब मिल जाए। सेकंड ये HCS वाला इशू था कि भाई क्लास 1 ऑफिसर की वाइफ हूँ तो क्लास 2 के ऊपर तो एकोमोडेट करना चाहिए मुझे। हरियाणा के अंदर भी विनेबिलिटी पहला पॉइंट है और उसके बाद महिलाएं और युवा अधिक संख्या में आए, ये भी हमारी सोच के अंदर है। इन विषयों को ध्यान में रखते हुए ही टिकटों का वितरण। मेरा ससुराल पक्ष जो है वो राव वीरेंद्र के साथ में बहुत अधिक जुड़ा हुआ तो लगा तो उनको और ये लगता पंगा था उन्हीं से होना उन्हीं के बेटे के सामने चुनाव लड़ेगी तो ये कैसे संभव है। मैंने नरेंद्र भाई को फोन लगाया, लैंडलाइन नंबर था, उन्होंने खुद ही फोन उठाया। मैंने अपने भाई से कहा, उसने मेरे से 3 बार ये प्रश्न पूछा, सच में नरेंद्र मोदी जी का फोन था, सच में नरेंद्र मोदी जी का। फिर मैंने स्वयं फोन करके आदरणीय मोदी जी से कहा कि मैं तैयार हूँ, बस मेरे पास फाइनेंस का कोई जुगाड़ नहीं है। लोग ये कहते हैं कि भाई बहुत पैसा चुनाव में लगता है। 3.5 वर्ष का बेटा था और मैं सांसद बन गई थी, तो स्वाभाविक है कि भागदौड़ और आप ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो उतने छोटे बच्चों की देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन माताजी पिताजी ने मिल करके उनकी देखभाल करी। बिटिया मेरी IIT दिल्ली से BTech करके और फिर वो स्टैनफोर्ड से MBA करने चली गई थी। बेटे ने LLB LLM किया, फिर वो भी लंदन चला गया था, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। ABVP के अंदर वो नेशनल मीडिया कन्वीनर भी बना और अब लंदन से आने के बाद वो अपनी प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रहा है और साथ में भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट के नाते भी अच्छी पैरवी कर रहे हैं। मीडिया के अंदर भी वो आ रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर सरकार अपनी योजनाओं का स्वयं आकलन करके उसको ठीक करने लग जाए तो फिर उसको कोई गलती या U-टर्न नहीं मानना चाहिए। मैंने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर, नवोदय विद्यालय के अंदर, सैनिक स्कूल के अंदर, नीट के परीक्षाओं के अंदर 27% आरक्षण पहली बार OBC को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है वो किसी ने भी नहीं किया था। हम देर से भले ही आए लेकिन एम्स हम ही लाए और एम्स हम ही बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर सुधा यादव। किसी परिचय की मोहताज नहीं, भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य हैं, केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य हैं और विभिन्न पदों पर भारतीय जनता पार्टी में अपनी जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। आज हम इनसे कुछ ऐसे विषयों पर बात करेंगे जो अभी तक अनछुए हैं, उन विषयों पर बात करेंगे। इनकी राजनीतिक पारी के साथ साथ सामाजिक जीवन की पारी पर बात करेंगे। कुछ अनछुए पहलू हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी डॉक्टर सुधा जी, सबसे पहले तो आपका NJP स्टूडियो में पहुंचने पर स्वागत है। हमारे सामने कुछ दिन पहले ही एक बात आई, मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी से बात कर रहा था, कुछ और नेताओं से, तो मेरे को बताया गया कि डॉक्टर सुधा यादव तो HCS अधिकारी बनना चाहती थी। सबसे पहले हमारे सामने यही प्रस्ताव रखा था जब हम चुनाव लड़ने की ऑफर लेकर गए उनके पास। तो वो किस्सा जानना चाह रहे हैं, कैसा था? आपने मना कर दिया था कि चुनाव नहीं लड़ूंगी, वो क्या बातें थी, वो जानना चाहिए। देखिए बेसिकली तो मैं उस समय चाहती थी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मुझे लेक्चरर की जॉब मिल जाए और क्योंकि मेरी एजुकेशन भी उसके बराबर थी, नेट क्वालिफाइड भी थी, तो मैं हर तरीके से उसको मीट करती थी और मुझे लगता था कि एक कैंपस का एनवायरनमेंट रहेगा, क्योंकि पूरी लाइफ कैंपस में निकाली। पिताजी भी BHL में थे, फिर NSG में रही, तो उसमें बच्चों का ब्रिंगिंग जो है वो थोड़ी सेफ एंड साउंड होगी और मैं अपने डिपार्टमेंट से जुड़ी रहूँगी। सेकंड ये HCS वाला इशू था कि भाई क्लास 1 ऑफिसर की वाइफ हूँ तो क्लास 2 के ऊपर तो एकोमोडेट करना चाहिए मुझे, सीइंग माय एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। ये दोनों विषय मैंने रखे थे कि भाई एक्स ग्रेशिया के अंदर जो जॉब दी जा रही है तो मेरे ये 2 ऑप्शंस है, इनमें से अगर सरकार मुझे कुछ देती है, और उस समय यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स भी निकल रही थी, तो मेरा तो यही था कि भाई मैं PhD भी हूँ, नेट क्वालिफाइड भी हूँ
और आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको मैं पूरा भी करती हूँ, तो इस पर गौर फरमाया जाए। इसी दौरान चुनाव का इशू मेरे सामने आ गया। तो क्योंकि चुनाव और राजनीति ये एक बहुत अटपटा विषय मुझे लगा था, तो उस समय ये सोच नहीं पाए कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लगभग 1 महीने का समय इसमें निकल गया विचार करते करते कि भाई क्या करना चाहिए। अलग अलग लोग मुझसे आकर के भारतीय जनता पार्टी से मिले, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़ भी थे, आदरणीय कैलाश जी जो अब हमारे बीच में नहीं है वो भी थे, रामविलास जी भी थे। तो इन लोगों ने आकर के बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करी और एक संदेश दिया कि भाई पार्टी आपको चुनाव लड़वाना चाहती है। तो पहली रिएक्शन तो स्वाभाविक है कि नेगेटिव थी। उसके बाद मैंने अपने परिवार में भी बात करनी शुरू करी, तो परिवार में भी थोड़ा ऑपोजिशन इसलिए आया वहां पर क्योंकि मेरा ससुराल पक्ष जो है वो राव वीरेंद्र के साथ में बहुत अधिक जुड़ा हुआ तो लगा, तो उनको और ये लगता पंगा था उन्हीं से होना उन्हीं के बेटे के सामने चुनाव लड़ेगी तो ये कैसे संभव है। और एक मन में भी था उनके कि भाई उनका बेटा चुनाव लड़ेगा, और राव साहब क्योंकि उस समय थे ही, उनसे जुड़ाव था। लेकिन मेरा जो मायका पक्ष था वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ था। फादर मेरे BHL हरिद्वार में जॉब करते थे, तो वहां पर अनेक संघ की बैठकों में आना जाना, बौद्धिक उसमें लगे रहना, और मैं खुद भी क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर की ही प्रोडक्ट रही हूँ, तो वो बैकग्राउंड डिफरेंट हो गया था। तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से बात करी, वो काफ़ी न्यूट्रल था, उसको इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी कि मैं बीजेपी में जाकर के लड़े ना लड़े, कि इंडिपेंडेंट फैसला ले। हाँ, तो वो मेरे पक्ष में थे कि जो मेरा पक्ष होगा वो उसके साथ जाएंगे। और जब मैंने अपने भाई से और पिताजी से इनसे बातचीत करी, उन्होंने भी अपनी कलीग से और उनसे बात करी, तो सबको ये लगा कि भाई सत्ता पक्ष की पार्टी है और दोबारा चुनाव में भी सत्ता में आने ही वाली है और हमारे विचार से भी जुड़ी हुई है, तो अगर पॉलिटिकल फील्ड में जाती है तो हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। चौधरी ईश्वर सिंह जी उस समय जीवित थे, तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि आपको बाकी किसी की बात पर कोई भरोसा नहीं है, तो मैं एक लैंडलाइन नंबर देता हूँ, ये नरेंद्र मोदी हैं, इनसे आप एक बार बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने नरेंद्र भाई को फ़ोन लगाया, लैंडलाइन नंबर था, उन्होंने खुद ही फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा हाँ सुधा जी कैसे हैं, ये वो मैंने विषय रखा। तो उन्होंने बहुत ही स्नेह के साथ में मुझे कन्विंस करा कि भाई आप जो है राजनीतिक फील्ड में आकर के समाज की सेवा ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है। मैंने कहा आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए सोचने का। मैंने अपने भाई से कहा, उसने मेरे से 3 बार ये प्रश्न पूछा, सच में नरेंद्र मोदी जी का फोन था, सच में नरेंद्र मोदी जी का? मैंने कहा भाई मैं तो इतना उनको जानती नहीं। कहा अरे वो तोप है भारतीय जनता पार्टी में, संगठन महामंत्री है, और ब्रदर मेरा मेजर था उस समय, नॉर्थ ईस्ट में वो पोस्टेड था। उसने कहा अगर उन्होंने कहा है तो तुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। और मेरे फादर जो BHL में थे, उनके कलीग्स ने भी कहा बीजेपी टिकट दे रही है, घर आकर के दे रही है, तो आपको आगे जाना चाहिए। और बस वही एक टर्निंग पॉइंट था। फिर मैंने स्वयं फोन करके आदरणीय मोदी जी से कहा कि मैं तैयार हूँ, बस मेरे पास फाइनेंस का कोई जुगाड़ नहीं है। लोग ये कहते हैं कि भाई बहुत पैसा चुनाव में लगता है, तो कुछ एक्स ग्रेशिया का अमाउंट मुझे मिला है, वो मैंने आधा आधा दोनों बच्चों के लिए फिक्स करके छोड़ दिया है, और जब वो बड़े होंगे तो वो पैसा उन्हीं के इस्तेमाल में होगा, उसको मैं अपने ऊपर नहीं, राजनीति में इस्तेमाल नहीं करें, इसमें नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं आप सिर्फ हाँ भरिए और संगठन आपको चुनाव लड़ाएगा, और मुझे वास्तव में ही संगठन ने चुनाव लड़वाया। मैं संगठन की आभारी भी हूँ, और तब से लेकर के आज तक संगठन ने मुझे विभिन्न दायित्व भी दिए हैं, और पार्टी ने जितना सम्मान मुझे दिया है मैं उसके लिए पार्टी की बहुत आभारी। तो जिस समय ये दौर था जब टिकट वितरण का,
हमारी जिज्ञासा ये जानने में है कि सामने राव इंद्रजीत महेंद्रगढ़ लोकसभा में आपके सामने जो उम्मीदवार थे, आप भी खुद उनसे परिचित रही होंगी कि निश्चित रूप से एक बड़ा कद का चेहरा है उनके सामने है। क्या महसूस कर रही थी? कुछ मन में भय था कि क्या राजनीति रहेगी, चुनाव में हार होगी, जीत होगी, इसको लेकर के कौन सा? असल में क्या है कि मुझे राजनीतिक फील्ड का शून्य ज्ञान था, न इलाके का ज्ञान था कि कितना बड़ा एरिया है, कैसे वोटर्स का है, कैसे, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण मुझे वोट डालने का भी अवसर नहीं मिल पाया था। तो मुझे वो ज्ञान नहीं था, तो मन में किसी प्रकार का डर भी नहीं था। और एक भाव जो पहली मीटिंग में मोदी जी ने गुड़गांव में क्रिएट कर दिया था कि भाई हम तो चुनाव को जीत करके ही आएंगे और हम 100% चुनाव को जीतेंगे। उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में जिस तरीके से माहौल बनाया था, तो मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि सामने कौन लड़ रहा है, कितना बड़ा व्यक्तित्व लड़ रहा है, या मैं चुनाव जीतूंगी या हारूंगी। मैं उस भय से बहुत दूर थी। जबकि मैं हरियाणा सरकार की नौकरी को रिजाइन करके आई थी, तो भी डर नहीं था कि बाद में मेरे साथ में मतलब ये था कि कर्म करना है, जो आदेश हुआ उसकी। वो मन में एक शक और संशय उस समय बिल्कुल भी नहीं आया था। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी का प्रस्ताव आपने स्वीकार कर लिया और आज आप राजनीति में हैं, संसदीय बोर्ड की मेंबर, केंद्रीय चुनाव समिति की मेंबर, पूर्व सांसद रह चुकी और भी पिछड़ा वर्ग आयोग में मेंबर रही, कई उत्तरदायित्व संभाले। क्या मानते हैं कि क्या राजनीति में आना वास्तव में जो आप उस दौर में करना चाहती थी या HCS ऑफिसर बनकर करना चाहती थी, क्या कहीं बेहतर उससे अब कर पाई? मुझे लगता है बेहतर कर पाई। मैं जो 4.5 वर्ष का मेरा संसद का कार्यकाल भी था, उसमें मैंने लगभग 90% इलाके को व्यक्तिगत जाकर के देखा, समझा और काम कराने का प्रयास किया। दूसरा, कई बार बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं जिनके काम नहीं हो पाते। मन में मुझे तसल्ली मिलती है कि मैं उनके काम आ पाती हूँ। हो सकता है कि जॉब में रहते हुए रिस्ट्रिक्शंस होते और उतना खुल करके काम नहीं कर पाती, लेकिन इसमें मैं ये संतुष्ट हूँ कि हर फील्ड के अंदर काम करने का अवसर मिला है और लोगों की सेवा करने का ज़्यादा अवसर राजनीति में है, रादर देन HCS और IAS। कुछ भी बनो, उससे ज़्यादा इसमें अवसर भी है। आपका भाव और मन होना चाहिए तो आप निश्चित सेवा कर पाते। लोगों की एक जिज्ञासा रहती है, बहुत से साथी हमसे भी जानना चाहते हैं कि करगिल की वीरांगना शहीद सुखवीर सिंह के बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर पाई, क्या बच्चे कर रहे हैं? तो सुधा यादव जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। बच्चे आज आपके कितने कामयाब हुए, कितने नहीं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों के बारे में जो बताइए। देखिए, मैं सौभाग्यशाली रही। मेरे पिताजी जो BHL में जॉब करते थे, मैं जब चुनाव लड़ने लगी तो वो VRS लेकर के और वो गुड़गांव चले आए और उन्होंने मेरे बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी ले ली। 3.5 वर्ष का बेटा था और मैं सांसद बन गई थी, तो स्वाभाविक है कि भागदौड़ और आप ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो उतने छोटे बच्चों की देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन माताजी पिताजी ने मिल करके उनकी देखभाल करी, उनके एजुकेशन के ऊपर कंसंट्रेट करा और वो एक ऐसी जॉब के अंदर थे जो बहुत टाइम शेड्यूल के साथ चलती थी। तो उन्होंने उस टाइम शेड्यूल को परिवार के अंदर भी लागू रखा और ईश्वर की कृपा ये बनी रही कि बच्चे मेरे पढ़ाई में दोनों उनकी वजह से ही सफल होते चले गए। बिटिया मेरी IIT दिल्ली से BTech करके और फिर वो स्टैनफोर्ड से MBA करने चली गई थी। आज वो अपना स्टार्टअप करती है, विवाह उसका हो गया है, वो अपने परिवार में है, गुड़गांव में रहती है और एक स्टार्टअप पहले किया था, अब दूसरे स्टार्टअप की उसकी शुरुआत है। तो वो अपने परिवार के साथ में अपने काम को कर रही है। बेटे ने LLB LLM किया, फिर वो भी लंदन चला गया था, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। वहाँ से उसने MSc इन पब्लिक पॉलिसी करी और वो दिल्ली विश्वविद्यालय में SRCC के अंदर से उसने ग्रेजुएशन करी और वहाँ रहते हुए उसने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबा काम किया। उसे प्रदेश मंत्री बनने का 3 बार सौभाग्य मिला। ABVP के अंदर वो नेशनल मीडिया कन्वीनर भी बना
और अब लंदन से आने के बाद वो अपनी प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रहा है और साथ में भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट के नाते भी अच्छी पैरवी कर रहे हैं। मीडिया के अंदर भी वो आ रहा है, वो भी उसने अपना काम स्टार्ट किया है। इस सब में जो रोल रहा वो माताजी पिताजी का बहुत रोल रहा, और पेरेंटल साइड से और इन लॉज के साइड से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता रहा, जिस सपोर्ट की वजह से घर में और बाहर में बैलेंस बनाना बहुत आसान हो गया। और मैंने ये तय किया हुआ था उस समय कि 6 महीने में एक बार मैं 1 हफ्ते के लिए बच्चों के साथ बाहर जाती थी। एक्सक्लूसिवली बच्चे और मैं, हम तीनों लोग होते थे, ताकि जो उनको ज्यादा से ज्यादा जो माँ का जो प्यार जो चाहिए वो उनको दिया। तो मैं उनकी समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस दोनों में इस बात का फायदा उठाती थी, उनके साथ बाहर जा कर के कहीं पर भी समय को बिताना। और आपस में, क्योंकि छोटे थे तो स्वाभाविक है छोटे बच्चों के ब्रिंगिंग में उतना टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने इसको बहुत लंबे समय तक, जब तक मेरी बेटी 10वीं पास नहीं कर गई तब तक मैंने इसको अपने नियम के अंदर बनाए रखा, और इस तरीके से ही मैं उनको समय दे पाई। थोड़ा सा राजनीति की ओर बढ़ते हैं। 1999 आपका चुनाव 1999 ही था जी। 1999 में डॉक्टर सुधा यादव चुनाव लड़ी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की हैसियत, माफ करना, उस समय ऐसी थी कि बिना बैसाखी हरियाणा में चल नहीं पा रही थी, तो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ, तब के लोकदल के साथ गठबंधन हुआ और 5-5 सीटें जीती। उसमें कारगिल की भूमिका भी रही, उस युद्ध की भूमिका भी रही। तो 1999 में आपने चुनाव जीता। उस समय भाजपा बैसाखी के सहारे चल रही थी। फिर बैसाखी का दौर हटने का समय आया 2014 में, फिर बैसाखी का हटने का दौर आया 2019 में। 2009 में भाजपा चुनावी राजनीति के लिए डॉक्टर सुधा यादव को एक्सेप्ट करती है। उसके बाद एक्सेप्ट करती है जब हवा नहीं होती, लहर नहीं होती। फिर एक जो मेरे से सवाल करते हैं लोग, मैं वही आपसे कर रहा हूँ, जो फीलिंग्स लोगों की है। 2014 और 2019 एक ऐसा अवसर था कि वह दोबारा पार्लियामेंट में जा सकती थी, वह दोबारा वह विधानसभा में पहुंच सकती थी। आपको क्या लगता है, चुनावी राजनीति का अवसर मिल सकता था अगर 2014 और 2019 में पार्टी अवसर देती तो? देखिए, 2014 में जब माहौल बना तो सबको ये लगता था कि ये चुनाव लड़ेंगी तो यहाँ से सांसद जरूर बनेगी, और माहौल भी था, हमने सीटें भी उस समय जीती हैं। और जिस समय यहाँ से राव इंद्रजीत जी को टिकट मिली या महेंद्रगढ़ भिवानी में धर्मवीर जी को टिकट मिली, तो एक बार परिवार के अंदर मायूसी आई थी, क्योंकि जब मैं सांसद बनी थी तो बच्चे इतने छोटे थे कि उनको सांसद का मालूम नहीं था कि क्या होता, और जब मालूम हुआ तो टिकट नहीं मिली। लेकिन मैंने उन दोनों को बिठा करके एक दिन कहा, जब 4-5 दिन निकल गए, कि जब हम 1999 में पार्टी में आए थे तो उस समय भी कोई ना कोई पार्टी में तैयारी कर रहा होगा, संघर्ष कर रहा होगा, और तब भी पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं थी, तो हम भी आकर के अचानक टिकट ले गए, किसी की टिकट काटी होगी। तो इतिहास तो दोहराया जाता है, वो 14 में दोहरा दिया गया कि अब कोई और आ गया तो हम वंचित रह गए। इसलिए मुझे लगता है कि जिस पार्टी ने हमको एक बार सांसद बना दिया, 2 बार और चुनाव लड़ने का अवसर दिया, ठीक है, उस समय परिस्थितियां नहीं बनी, हमारा भाग्य नहीं बना, तो अब हमको विशुद्ध रूप से पार्टी के लिए काम करना चाहिए। जो आ गया जिसके साथ में लगना चाहिए। और 3-4 दिन में मैंने घर के अंदर के माहौल को बदल के, और मैं स्वयं भी बाहर आ गई, पॉजिटिव थिंकिंग। मैं इस बात का बिल्कुल दावा भी कर सकती हूँ कि आज तक 14 से लेकर के आज तक इस अच्छे माहौल के अंदर कभी भी मुझे किसी को मनाने नहीं आना पड़ा कि मुझे टिकट से वंचित करा गया, तो मैं हताश और निराश होकर के अपने घर में बैठ पार्टी लाइन नहीं छोड़ी, पार्टी लाइन छोड़ करके, और कोई मुझे बनाने आ रहा है कि नहीं नहीं आपको इसमें आकर के लगना चाहिए, ये मौका मैंने किसी को नहीं दिया। मैं पहले दिन से ही जिसको टिकट मिली उसके बाद उसके साथ में उतनी ही सहजता और सरलता के साथ में लगी जैसे मेरे चुनाव में और लोग लगते आए थे। और मुझे लगता है कि पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, तो मुझे उसके विरोध में जाने का कोई कारण नजर नहीं आता।
2024 विधानसभा चुनाव हरियाणा में आने वाले हैं। एक बड़ा बदलाव थोड़े दिन पहले किया, पहले अध्यक्ष का बदलाव किया गया, फिर चीफ मिनिस्टर बदले गए। जो योजनाएं थी चीफ मिनिस्टर की, मनोहर लाल की, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, उन पर काफ़ी चीज़ों पर लेकर के यू टर्न लिया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एक अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात कर रहे थे, ओबीसी को लेकर के जो 6 लाख आय सीमा की गई थी उसको लेकर के 8 लाख अब दोबारा किया गया है। तो ये यू टर्न लेने पड़े हैं। ये बदलाव, आपको लगता है पार्टी ने इन बदलाव को करने में काफ़ी देर कर दी? चुनाव बहुत नज़दीक है, अब बदलाव किए जा रहे हैं, लोगों में क्या मैसेज जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, नायब सैनी सरकार का? देखिए, नायब सैनी सरकार का तो मैसेज अच्छा है। हमने व्यवस्था परिवर्तन करने की दिशा में कदम बढ़ाया था, चाहे आप उसको प्रॉपर्टी आईडी में देख लीजिए, पीपीपी की बात कर लीजिए। लेकिन कई बार जब भी आप व्यवस्थाओं को बदलने लगते हैं तो उसमें अड़चने आती हैं, और अड़चने जो हैं वो कठिनाई का कभी कभी कारण भी बन जाती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर सरकार अपनी योजनाओं का स्वयं आकलन करके उसको ठीक करने लग जाए तो फिर उसको कोई गलती या यू टर्न नहीं मानना चाहिए। हमने उसका आकलन किया। अगर हम ईमानदारी से देखें तो बहुत सारे वो वंचित वर्ग था जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, और इसी पोर्टल के माध्यम से उसको घर में बैठे बैठे ही मिल गया था। लेकिन कहीं पर ये अड़चन का भी कारण बना। तो व्यवस्थाएं बदलने की दिशा में तो अभी हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कामों को चालू किया है ताकि व्यवस्थाओं को और अधिक ठीक किया जा सके और आगे किया जा सके। ओबीसी वर्ग में भी भाव ये था कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को कैसे मिले, अंत्योदय को आगे बढ़ाने के लिए कैसे मिले। जब एक स्टेज ऐसे आने लग जाती है आपकी कि नहीं भाई, अगर हम 6 लाख की लिमिट पर रखते हैं तो शायद हमारी वैकेंसीज पूरी ना भर पा रही हो, शायद इसमें हमारी कमी रह रही हो, तो हम उसको आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रयास ये है कि भाई जो 1 लाख कमाता है पहले उसको लाभ मिल जाए, 2 लाख वाले को मिल जाए। तो इन सब योजनाओं को देखते हुए हमने इसका सुधार किया है और इसका लाभ भी अच्छा मिल रहा है। और ओबीसी की चिंता वास्तव में भारतीय जनता पार्टी करती है, इसमें मुझे कोई शक और संशय नहीं है। केंद्रीय स्तर से लेकर के नीचे तक मैं तो कांग्रेस के लोगों को कई बार चुनौती देती हूँ कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका आयोग बन रहा था उसका विरोध क्यों किया? सिर्फ कांग्रेस ये से आप नहीं। वहाँ भी कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जब पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा था तब विरोध किया था। तब राज्यसभा में उन्होंने विरोध किया, और सिर्फ उतना ही लोकसभा में तो हमारा बहुमत था तो उनके विरोध का असर पड़ा नहीं। उतना ही नहीं, वो दल जो ओबीसी की राजनीति करते थे, सपा, आरजेडी, इन सब लोगों ने विरोध करा। हमारा राज्यसभा में बिल गिरा, दोबारे हमने 6 महीने के अंदर के बाद दोबारे लेकर के आए, और तब तक कुछ राज्यसभा की परिस्थितियां बदली, कुछ और दलों के साथ हमने संपर्क साध करके उनको समझाने का काम किया कि ओबीसी के हित में, तब जाकर के वो बिल पास हुआ था। वो लोग आज कहते हैं कि भाई इन्होंने ओबीसी का भला नहीं किया, इन्होंने ओबीसी के साथ में ऐसा कर दिया, तो मुझे आश्चर्य होता है। दूसरी बात, मैंने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर, नवोदय विद्यालय के अंदर, सैनिक स्कूल के अंदर, नीट के परीक्षाओं के अंदर 27% आरक्षण पहली बार ओबीसी को मिला है। अगर हम बच्चों को पढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे तो अपने आप हम समाज में सामाजिक बदलाव और सामाजिक समरसता लाने में कामयाब होंगे। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। डॉक्टर सुधा जी, मैच 50-50 का रहा लोकसभा चुनाव में। हरियाणा में 5 भारतीय जनता पार्टी को मिली, 5 कांग्रेस को। कारण कई आए, कुछ सुधार की तरफ आपने बताया भी सरकार सुधार कर रही है, उन चीज़ों को फीडबैक मिला। एक बड़ी बात ये निकल करके आई कि कैडर बेस पार्टी ने जब अवसर था तब ऐसे कार्यकर्ताओं को जो है टिकट दी गई, जैसे हिसार का उदाहरण ले लीजिए आप, कुरुक्षेत्र का उदाहरण ले लीजिए, और भी कई उदाहरण हैं, पर वो बाकी उदाहरण है कि थोड़े पुराने हो गए। जो कांग्रेसी थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। बीजेपी अगर अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देती तो कहीं बेहतर परिणाम रह सकते थे। आपका क्या मानना है? मुझे लगता है कि टिकट का वितरण पार्टी बहुत सोच समझ करके करती है, बहुत सारे समीकरणों को देख करके पार्टी करती है। और
परिणाम थोड़े हमारे अपेक्षाओं से कम आए। खास तौर से सोनीपत की सीट हम 20-21 हजार से हार गए, जो आसानी से जीत सकते थे। हम अंबाला भी कम वोट से ही हारे हैं। और देखा जाए तो हिसार की भी हार बहुत बड़ी वाली हार नहीं हुई, हार जरूर हो गई हमारी। तो थोड़े अपेक्षा से के अनुरूप हमारे नहीं आ पाए, उसका पार्टी ने आकलन भी किया है और उन कमियों को सुधारते हुए अब हम विधानसभा के अंदर बेहतर प्रदर्शन करते हुए सरकार को रिपीट करेंगे। ये विधानसभा में आपकी चर्चा आती बीच बीच में, डॉक्टर सुधा यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, उनको पार्टी लड़ा सकती है। आप पार्टी लाइन से हटके नहीं बोलेंगे मुझे पता है, लेकिन पार्टी के ऑफर मिले तो क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ महेश जी, कि सिर्फ विधानसभा के लिए नहीं, मेरी चर्चा जब कोई कुछ होना होता है, परिवर्तन भी होना होता है, तो चाहे राज्यसभा की बात हो, चाहे कुछ भी हो, प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, और थोड़ा सा बड़ा नहीं बोल रहे आप, चर्चा तो उसकी भी चली थी। आप चीफ मिनिस्टर जो परिवर्तन किए तब भी बात चली, मतलब तभी तो मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि लोगों का स्नेह मेरे साथ में है और वो मुझे कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं। तो उनकी भावनाएं ईश्वर पूरी जरूर करेगा और जब वक्त आएगा तो वो सुधा यादव को कहीं ना कहीं अवश्य देखेगा। आप आज जिस मकसद से आए थे रेवाड़ी में, वो विषय था बजट का, जो है केंद्रीय बजट को लेकर के राज्यों में नाराजगी है। विशेष रूप से हम दक्षिण भारत में भी देखें, तमिलनाडु जैसे राज्य खुल करके स्टालिन विरोध कर रहे हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि इतनी मुखर आवाज विपक्ष की तरफ से कभी भी नहीं आई क्षेत्रवाद को लेकर के। तो ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा ने, देसी भाषा में कहें तो मुंह देख करके भाजपा सरकार ने टीका निकाला है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के दबाव में झुक गई है पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है, जो नए राज्य बनते हैं, जब उत्तराखंड का राज्य भी बना था तो आप उस समय के बजट्स को देखिए, तो उनको संसाधनों को देने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 19-21 पैसा ज्यादा और कम दिया ही जाता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा इसमें विशेष वो नहीं है। और कोई भी राज्य बजट के प्रावधानों से वंचित नहीं है। किसी को थोड़ा ज्यादा मिला होगा, किसी को थोड़ा कम मिला होगा। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, वो किसी ने भी नहीं किया था। कभी कोई कल्पना कर रहा था कि हिसार में हम एयरपोर्ट बना करके और यहाँ से फ्लाइट को चलाएंगे? ये हमारी ही कल्पना के अंदर था और जो अब साकार होने जा रहा है। अब तो वहाँ से फ्लाइट्स भी चलेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने, अभी आप रेवाड़ी के चारों तरफ भी देखेंगे तो जो सड़कों का जाल बिछाया, या यहाँ से फ्रेट कॉरिडोर को बनाया, डेडिकेटेड कॉरिडोर बना, इसमें ये नहीं देखा कि ये दक्षिणी हरियाणा में बना के, वो लोग देखते थे कि दक्षिणी हरियाणा में कुछ ना हो जाए। महेंद्रगढ़ जिला जो हरियाणा का सबसे बड़ा पिछड़ा जिला था, आज वो तो सबसे संपन्न दिखने लग रहा है। वहाँ का आदमी 3.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुँचने लग रहा है और उनको जमीनों के रेट्स भी मिले, वहाँ पर डेवलपमेंट भी हुआ, वहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय फ्लोरिश होने लग रहा है, नए नए कोर्सेज उसके अंदर आने लग रहे हैं। तो ये इलाके की समृद्धि का ही है। हम देर से भले ही आए, लेकिन एम्स हम ही लाए और एम्स हम ही बनाएंगे। एम्स हमारे इसमें ही होगा। सैनिक स्कूल का काम था, वो लिंगर ऑन होता रहा, लोग कहते रहे, लेकिन काम तो सैनिक स्कूल का श्रेय कांग्रेस को नहीं देंगे आप, हैं जी? देखिए, घोषणा कर देना और उसको फिर जमीन पर इम्प्लीमेंट आपने किया, अंतर होता है। तो हमारा काम इम्प्लीमेंट का है, उनका काम लिंगर ऑन का था। उन्होंने की होगी घोषणा, उन्होंने उस समय उसको कहा होगा। लेकिन मेरा भाव यह है कि हम किसी की अनदेखी ना करते हुए हर राज्य को विकसित राज्य बनाएंगे। जब हम विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो जब तक पूरे देश का हर राज्य विकसित नहीं होगा, ये काम नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट को आप उठा करके देखिए, पिछले 10 वर्षों के अंदर नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से मंत्रालय बना करके काम करना और वहां पर मंत्रियों का जाकर के मुख्य धारा से जोड़ना। आज आप चाइना बॉर्डर पर जाकर के देखिए तो आप सरपट दौड़ती हुई सड़कों को देखेंगे। जो लोग ये कहा करते थे कि हम सड़क बनाएंगे तो चाइना हमसे नाराज हो जाएगा, आज वो नाराजगी कहाँ चली? बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया। आज बॉर्डर के दूर तक हमारी जा सकती हैं। अभी मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर में गए हैं,
जहां पर श्रीनगर से लेह को जोड़ने की टनल का शिलान्यास किया है। कितनी उन्होंने श्रीनगर से आगे तक जाने की सड़कें तो कितनी ज्यादा बना दी हैं। जम्मू से श्रीनगर तक की अटल टनल को आप देखिए कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपने बॉर्डर के आसपास भी मजबूत करने लग रहे हैं, तो ये किसी न किसी राज्य का ही हिस्सा है। तो इसलिए हमको ये नहीं मानना चाहिए कि इस तरीके का काम यहाँ पर हुआ है। बस अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं। एक सवाल बार बार पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की जनसभाएं चल रही है, कुछ इश्यू आ रहे हैं। एक परिसीमन का आ रहा है कि परिसीमन में अन्याय किया गया। क्या सुधा जी भी इसको लेकर के सजग हैं कि जब परिसीमन होगा तो अहिरवाल क्षेत्र को ज्यादा विभाजित न किया जाए, इसकी जो सांस्कृतिक भौगोलिक पहचान है उसको कायम रखा जाए? क्या सोचते हैं? देखिए, स्वाभाविक है कि सब लोग ये चाहते हैं कि जो इलाका है उसका विभाजन कम हो, लेकिन साथ में मेरा ये मानना है कि जब परिसीमन आयोग आया था या परिसीमन आयोग आगे आएगा, उस समय भी हमको अपने विचारों को उन तक पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है। सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से जो इलाका है कि वो कम बटे, लेकिन कभी कभी मुझे ये लगता है कि हम बॉर्डरिंग एरिया है, अहिरवाल इधर राजस्थान से और उधर आपका दिल्ली की तरफ, ये बॉर्डर के ऊपर आ गया, तो बॉर्डर में एक्सटेंशन कहाँ होगी? वो अंदर की तरफ ही होगी। जहाँ जनसंख्या बढ़ जाती है वहां पर टूट ज्यादा होने लग जाती है, और जहाँ जनसंख्या कम होती है उनका कंसोलिडेशन ज्यादा होने लग जाता है। ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन इस बार हम ज्यादा सजग रह करके और जनता की जो भावना है उसके अनुरूप अपना जो आयोग आएगा उस तक अपने विषय को पहुंचाए। एक इश्यू युवाओं को और अच्छे लोगों को जो दबंगई से अपनी आवाज उठा सके, जो टिकटों की बात चलती है भारतीय जनता पार्टी में, बेशक उच्च स्तर पर फैसला होगा, एक मानदंड जरूर तय होता है। डॉक्टर सुधा यादव संसदीय बोर्ड की सदस्य हैं, केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य हैं, कोई मानदंड पार्टी इस तरह का तो तय करती है ना कि यूथ आगे आए। हमने पीछे भी जिन राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं वहां पर अगर हम देखें तो हमने युवाओं को और महिलाओं को टिकटों के अंदर तरजीह दी है, उनको आगे बढ़ाने का काम हमने किया है। और हरियाणा के अंदर भी विनेबिलिटी पहला पॉइंट है, और उसके बाद महिलाएं और युवा अधिक संख्या में आए, ये भी हमारी सोच के अंदर है। इन विषयों को ध्यान में रखते हुए ही टिकटों का वितरण होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधा जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे, डॉक्टर सुधा यादव ने हर विषय पर बेबाकी से अपनी बात कही है। इन्होंने जो चुनाव के मानदंड हैं उनको लेकर भी बात की है कि आने वाले समय में पार्टी बहुत कुछ सोच विचार करके टिकट देगी। जो जीतने वाले चेहरे होंगे उनको मैदान में उतारा जाएगा। युवाओं को, महिलाओं को पार्टी पहले भी प्राथमिकता देती रही है और आगे भी प्राथमिकता देती रहेगी। बजट को लेकर के इन्होंने अपनी बात स्पष्ट की है कि पहले भी ऐसा होता रहा है, जिन राज्यों को ज़्यादा ज़रूरत होती है कई बार उन राज्यों को बजट अधिक आवंटित किया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।